Hi investors, welcome to SOIC. So in today's video, we'll be talking about a company that is transforming itself from a commoditized player to a high value added service provider. So the name of the company is Navin Fluorine and we have divided this video into 6 parts. So in the first part of the video, we'll be introducing a very interesting mental model. In the second part of the video, we'll be talking about the business history and linked to the business history, we'll be talking about the product development. तो प्रोडक्ट साइकिल में हम बात करेंगे लेगेसी बिजनेस की एंड फोर्थ में हम बात करेंगे हाई वैल्यू एडेड बिजनेस की. In the fifth part of the business analysis, we'll be talking about the new segment that Navin Fluorine is entering. And in the last part, we'll be talking about the business direction and the sources of risk that are there in the business. क्योंकि हम वैल्यूएशंस की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम बिजनेस डायरेक्शन की आपको बात बताना चाहेंगे कि बिजनेस डायरेक्शन वाइज क्या हो सकता है इस बिजनेस के अंदर. So starting with the mental model. So there is a very interesting mental model in the nature. So the name of the mental model is basically metamorphosis. Metamorphosis या transformation. Just like in nature where a caterpillar transforms into a pupa and a pupa transforms into a beautiful butterfly. Similar trends also happen in businesses. तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में क्या होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क आउट इट्स मैजिक. तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लेयर्स आर कमोडिटाइज्ड. फिर कमोडिटी सेगमेंट से धीरे धीरे वो वैल्यू एडिशन में आते जाते हैं. तो आज हमें नवीन फ्लोराइन में भी लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है. तो 1967 से लेके 2000 तक दिस कंपनी वाज कंप्लीटली अ प्योर कमोडिटी बिजनेस. तो 1967 से लेके 2000 तक दिस वाज बेसिकली अ कैटरपिलर एंड अ प्यूपा. एंड 2000 के बाद से लेके 2020 तक दिस कंपनी एक्चुअली वेंट थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसका रिजल्ट हमें 2020 ऑनवर्ड्स दिखने वाला है इन टर्म्स ऑफ हायर मार्जिन्स एंड अ बेटर प्रोडक्ट मिक्स. सो कमिंग टू द बिजनेस हिस्ट्री ऑफ नवीन फ्लोराइन. तो बिजनेस हिस्ट्री की बात करते हैं तो नवीन फ्लोराइन वाज स्टार्टेड वे बैक इन 1967 एंड बिलोंग्स टू द मफतलाल ग्रुप. Mafatlal Group was one of the most respected groups in the 20th century and Mafatlal Group had one of the biggest textile operations in 20th century. अब प्रॉब्लम क्या होता है इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन या डिवर्सिफिकेशन के साथ कि समटाइम्स व्हेन द एंटरप्रेन्योर वांट्स टू ग्रो हिज बिजनेस वेरी बिग इंस्टेड ऑफ वेरी वैल्यूएबल तो कभी कभी डिवर्सिफिकेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. तो सिमिलरली मफतलाल इंडस्ट्रीज़ के साथ भी ऐसा हुआ एंड द कंपनी वेंट इनटू बैंकरप्सी इन लेट 1990s एंड 2000s. एंड बैंकरप्सी के बाद मफतलाल इंडस्ट्रीज केम आउट विद 3 बिजनेसेस. तो 3 बिजनेसेस कौन से थे जो आज तीनों लिस्टेड हैं. तो बेसिकली MIL है दैट इज मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड. सेकंड आपका नोसील है जो रबर केमिकल्स का मैन्युफैक्चरर है. एंड थर्ड आपका नवीन फ्लोराइन है. तो नवीन फ्लोराइन हैज़ एक्चुअली बीन वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू क्रिएटर्स फ्रॉम द इंटायर ब्रेकअप. नोसील हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड गुड वैल्यू बट नवीन फ्लोराइन ने ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करी है. अब इस वैल्यू क्रिएशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है. तो उस रीज़न को समझते हैं. तो बेसिकली जो फ्लोरीन केमिकल है तो फ्लोरीन केमिकल में एक एंट्री बैरियर है बहुत बड़ा. तो इसके एंट्री बैरियर के सोर्सेज जानते हैं. तो फ्लोरीन टुडे इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट केमिकल्स टू हैंडल. Some of the scientists call it the gas of Lucifer या फिर the element from hell. माने कुछ जो केमिकल इंजीनियर्स या केमिस्ट हैं इस बेसिकली इस बिजनेस को गैस ऑफ लूसीफर कहते हैं या फिर एलिमेंट फ्रॉम हेल कहते हैं बिकॉज दिस इज रियली डिफिकल्ट टू हैंडल एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव केमिकल कॉम्पाउंड्स दैट इज देयर ऑन द पीरियोडिक टेबल. तो फ्लोरीन को हैंडल करने के लिए अपने में ही एक एक्सपर्टीज चाहिए. तो सप्लाई साइड पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है फ्लोरीन बनाने वाले. एंड सेकेंड ट्रेंड क्या चल रहा है फ्लोरीन की इंडस्ट्री में कि फ्लोरीन इज बेसिकली डूइंग वैल्यू माइग्रेशन. तो फ्लोरीन का काफ़ी ज़्यादा यूसेज फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में होने लग गया है. क्लोज टू 20 ईयर्स अगो कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग के अंदर फ्लोरीन नहीं होता था बट आजकल फ्लोरीन का यूसेज फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के अंदर भी काफ़ी होने लग गया है. वन ऑफ द मेजर रीजंस इज बिकॉज फ्लोरीन इंक्रीजेज द एफिकेसी ऑफ द ड्रग. माने ड्रग की जो पोटेंसी है या जो ड्रग का काम करने का जो मेथड है उसको बढ़ा देते हैं फ्लोरीन. उसका जो यूसेज का जो पोटेंसी है उसको बढ़ा देते हैं. तो फ्लोरीन क्या कर रहा है इस टाइम पे फ्लोरीन केमिकल कंपाउंड में क्या चल रहा है इट इज़ बेसिकली डूइंग वैल्यू माइग्रेशन फ्रॉम अदर केमिस्ट्रीज लाइक क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन. तो वहाँ से वैल्यू माइग्रेशन टुवर्ड्स फ्लोरीन हो रहा है. एंड टुडे फ्लोरीन कंपाउंड्स हैव अ मार्केट साइज ऑफ क्लोज टू $16 to $17 billion
which is expected to grow till $24 to $25 billion by 2025. तो यहाँ पे डेफिनेटली टेलविंड्स हैं, एंड टेलविंड्स में मज़ा क्या आता है, बेसिकली व्हाट इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस केमिकल इज कि यहाँ पे सप्लाई साइड पे प्लेयर्स बहुत लिमिटेड है, बिकॉज इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू हैंडल दिस केमिकल. नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट्स ऑफ नवीन फ्लोराइन, तो नवीन फ्लोराइन के बिजनेस को हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे. तो इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ नवीन फ्लोराइन वील बी टॉकिंग अबाउट द लेगेसी बिजनेस, एंड इन द सेकंड सेगमेंट वील बी टॉकिंग अबाउट द हाई वैल्यू एडेड बिजनेस. एंड हाई वैल्यू एडेड बिजनेस में आज एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, उसकी भी हम बात करेंगे. तो कमिंग टू द लेगेसी बिजनेस, तो लेगेसी बिजनेस में नवीन फ्लोराइन बेसिकली मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स. कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, या कौन कौन से सेगमेंट्स हैं? तो फर्स्ट सेगमेंट इज रेफ्रिजरेंट गैस एंड सेकंड सेगमेंट इज इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स. तो पहले हम रेफ्रिजरेंट गैस की बात करते हैं. तो रेफ्रिजरेंट गैस इज बेसिकली समथिंग विच इज़ यूज इन एयर कंडीशनर्स एंड योर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. तो घर के जो फ्रिज में गैस यूज़ होती है या जो एसी के अंदर गैस यूज़ होती है उसको हम बेसिकली रेफ्रिजरेंट गैस कहते हैं. एंड रेफ्रिजरेंट गैस की आगे बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. तो refrigerant gases are basically these gases cause a lot of global warming and they also cause a lot of ओजोन लेयर डिप्लीशन. तो ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस गैस को 1995 या 2000 के बीच में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से इट वाज डिसाइडेड दैट दीज गैसेस वुड बी फेज्ड आउट, माने इनकी प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद कर दी जाएगी. तो आज 4 जनरेशन है रेफ्रिजरेंट गैस की. तो फर्स्ट जनरेशन हैज़ ऑलरेडी बीन फेज्ड आउट, सेकेंड जनरेशन इज बेसिकली और HCF22 एंड थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन है. तो नवीन फ्लोराइन बेसिकली मैन्युफैक्चर्स द सेकेंड जनरेशन एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज R22 गैस. तो इनका ब्रांड नेम इज़ बेसिकली मैफ्रॉन, और ये बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस. आप किसी से भी जो भी एसी रिपेयर का काम करते हैं, आपके घर पे भी अगर एसी लगा हुआ है तो आई एम प्रिटी श्योर दैट उसमें R22 गैस यूज़ हो रही होगी. एंड R22 गैस में इनकी जो की क्लाइंट्स है, देयर की क्लाइंट्स आर प्लेयर्स लाइक सैमसंग, वोल्टास, ब्लू स्टार, LG. These are the key clients of Navin Fluorine in the refrigerant business. But this business has commodity characteristics because यहाँ पे raw material का volatility cannot be easily passed on. And this business is 56% of the sales nearly come from the domestic side and 44% is nearly exported. Export they do to countries in West Asia, that is basically Middle East में Saudi Arabia, Dubai जैसी countries को ये काफ़ी export करते हैं. But guys, it is important to remember that this is a bit commoditized business. मतलब this is not a completely high value added business, nor a completely commoditized business. This falls somewhere in between. तो नवीन फ्लोराइन हैज़ one of the largest capacities of refrigerant gases. तो कुछ 10,000 टन्स पर एनम का कैपेसिटी है. बट अगेन यहाँ पे रिस्क क्या है कि दिस गैस इज बीइंग फेज्ड आउट, माने इस गैस की प्रोडक्शन इज बीइंग फेज्ड आउट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन. If you look at the sales of the ref gas business, तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि since 2011 to 2020 sales have barely grown from 160 crores to 260 crores. So basically your sales have been flattish. One of the reasons for this flattishness in sales has been that the end user industry that they are serving, that is your air conditioners and your consumer durables, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे सीजनैलिटी एलिमेंट बहुत है. जैसे एयर कंडीशनर्स में कभी कभी सीजनैलिटी एलिमेंट बहुत आ जाता है, कभी विंटर्स एक्सटेंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कभी कभी जो समर है वहाँ पे मानसून्स आ जाती हैं. तो दिस वजह से सीजनैलिटी एलिमेंट आ जाता है. एंड सेकेंड रीजन इज दैट इंटरनेशनली दे compete with big players from China which are also supplying R22 gas abroad, right? And India में they compete with 4 other players, जिसमें से I think so SRF is one of their biggest competitor and SRF is also a listed company on the domestic bourses. तो ये refrigerant gas business था. तो guys it is important to remember over here. तो अभी बात करें business analysis की, तो अभी तक हमने legacy business में first business segment analyze करें, that is your refrigerant gas, जहाँ पे नवीन फ्लोराइन R22 नाम की गैस बनाता है for the domestic players. Now coming to the second business in the legacy business is your inorganic fluoride. पर इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझाना चाहूँगा कि इनका रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है इन बिजनेसेस में. तो कोई भी फ्लोरिनेशन या फिर कोई भी जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए इनके 4-5 रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. तो फर्स्ट रॉ मटेरियल इज़ फ्लोरस्पार. तो फ्लोरस्पार और सल्फर के कॉम्बिनेशन से दे मेक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है इनका, दैट इज अ बेस प्रोडक्ट विच इज़ यूज इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट फॉर देम. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से ये बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. अगर आप इतना भी याद रख लेंगे रॉ मटेरियल में, देन इन टर्म्स ऑफ योर वैल्यू चेन या फिर
रॉ मटेरियल के एनालिसिस में दैट विल बी इनफ फॉर यू। बट फ्लोरोस्पार में एक रिस्क क्या है कि 60% ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरोस्पार इज प्रोड्यूस्ड इन चाइना, एंड चाइना में काफ़ी बारी पीछे फ्लोरोस्पार का शटडाउन चल रहा था, तो माइंस का शटडाउन चल रहा था बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो दिस लेड टू रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी फॉर प्लेयर्स लाइक नवीन फ्लोराइन इन इंडिया। But what Naveen did, that Naveen diversified its RM procurement from countries like South Africa to Kenya, right? These type of countries they started importing their raw material from. And India maybe they have also done a joint venture to mine fluorspar indigenously in India for the first time. तो ये तो इनका रॉ मटेरियल का था, बट यहाँ पे एक ये रिस्क रहता है क्योंकि थोड़ी फ्लक्चुएशन है। दिस इज वाई इन द लेगेसी बिजनेस दे डू नॉट हैव कंप्लीट प्राइसिंग पावर, दे पोजेस पार्शियल प्राइसिंग पावर, नॉट completely commodity but somewhere in between. Now coming to the second segment in the legacy business, the name of that segment is inorganic fluorides. तो inorganic fluorides में they make 8 to 10 key products, and 8 to 10 key product में भी I think so इनके 3 products are the most important products. ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? बेसिकली फर्स्ट वन इज योर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसकी हमने ऑलरेडी बात करी थी। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन मेटल एंड ग्लास इंडस्ट्री, तो स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्शन में यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्लीन मेटल्स, इट इज़ यूज इन ग्लास एचिंग एटसेट्रा। तो ये यहाँ पे बात याद रखना ज़रूरी है कि अगेन इनऑर्गेनिक फ्लोराइड में जो इनका फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, दैट इज ऑल्सो केटरिंग टू सिक्लिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि स्टेनलेस स्टील और स्टील की जो प्रोडक्शन है इंडिया में दैट फॉलोज व्हाट द जीडीपी इज डूइंग। तो यहाँ पे सिक्लिकलिटी एलिमेंट है, तो यहाँ पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ ग्रोथ ऑफ मोर देन 5-6-7% राइट इन दिस सेगमेंट टू। सेकेंड प्रोडक्ट की प्रोडक्ट दैट दे आर मेकिंग इज पोटेशियम फ्लोराइड। तो potassium fluoride again is used as intermediates in agrochemical and pharmaceuticals, but I think over here the key product is the first one only which I've talked about, and the third key product which they use is sodium fluoride. तो सोडियम फ्लोराइड इज यूज इन योर टूथपेस्ट, तो कभी भी आप टूथपेस्ट मोड़ के देखेंगे आपको एक सोडियम फ्लोराइड नाम का प्रोडक्ट मिलेगा। एंड यहाँ पे एंट्री बैरियर क्या है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स में? तो बेसिकली दीज केमिकल्स आर वेरी बल्की केमिकल्स, एंड इनको एक स्केल पे बनाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि फ्लोरिनेशन कैपेबिलिटी को हैंडल करना इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। So that is why even over here there are not more than 4 to 5 manufacturers, and hydrofluoric acid again is a very bulky chemical. तो यहाँ पे बल्क प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे हर कोई आके मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। बट यहाँ पे व्हाट द अदर पॉइंट इज कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइक दीज प्रोडक्ट्स स्टिल फॉल इन द commodity side of things. They do not have complete pricing power over it. The sales in the inorganic fluoride business has grown from 77 crores to 207 crores in the last decade. And यहाँ पे what the important thing to realize is that even this could be a cyclical business, because the end user industry is metal and glass. So metal and glass itself is a cyclical business, so do not expect a structural growth story over here. And 90% of the business comes from the domestic side, and only 10% is exported, right? So guys, this concludes our analysis of the legacy business. तो यहाँ पे जो एक बहुत की डेवलपमेंट हुआ था 1995 में विद द एडवेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से इनका जो R22 गैस का फेज आउट अनाउंस हुआ था। तो उस टाइम पे 66 to 70% ऑफ द बिजनेस इनका R22 गैस से आता था। तो बेसिकली 70% बिजनेस वॉज अबाउट टू डाई इन नेक्स्ट 20 years. So this got management into action. And in 2000 they announced or they did a capex of entering into specialty chemicals. तो fluorochemical intermediates में these guys entered. So again guys, very important thing to remember, in the beginning of the video we talked about कि यहाँ पे एक entry barrier है, fluorination capability हर किसी के पास नहीं है। तो 2000 में management actually decided to enter into derivatives of fluorine, and derivatives are one of the most complex chemistries to do. हर किसी के पास capability नहीं है कंट्री में ये करने की, apart from SRF in our opinion. तो SRF is also there in agrochemicals, right? So in 2000 they entered the specialty chemical business, and specialty chemical business में they make higher margins as compared to your inorganic fluorides and your refrigerant gas business.
तो let's look at the products which they have in specialty chemical business. So over here they have a portfolio of 48 to 50 products, and most of these products find applications in agrochemical intermediates, in pharmaceutical intermediates. Also they are used in your aromatics, some of them, some are used in flavors, some are used in fragrances, some are also used for personal care, because fluorine का demand over the world is increasing over the years, क्योंकि fluorine is finding more acceptability in terms of demand. And what else is happening over here कि specialty chemical is a higher margin business. तो अगर हम specialty chemical की इनकी sales देखेंगे तो सेगमेंट वाइज 40% ऑफ द सेल्स आर डन टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. तो फार्मास्यूटिकल में जैसे हमने काफ़ी बारी वैल्यू चेन्स देख रखी है हमारे पुरानी वीडियोस में, आप चेक कर सकते हैं सुवेन फार्मा की, तो उसमें हमने देखा था कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर की स्टार्टिंग मटेरियल, फिर इंटरमीडिएट आता है, फिर इंटरमीडिएट के बाद एक्टिव सब्सटेंस आता है, एंड आफ्टर एक्टिव सब्सटेंस कम्स द फॉर्मुलेशंस. तो नवीन फ्लोराइन बेसिकली सप्लाइज फ्लोरिनेटेड केमिकल्स फॉर इंटरमीडिएट्स pharma side of things में, and this is majorly a domestic business. Reason being domestic is because this is used in generic products. तो ये copycat medicine में ज़्यादा यूज़ होता है as compared to patented products. बाकी जो इनका 40% of the sales that comes from the agrochemical business. तो हमने PI Industries की वीडियो में जैसे देखा था कि agrochemicals कैसे बनते हैं, तो you again start with the key starting material, फिर intermediate, फिर technical grade, and then your formulation जो भी आप बनाना चाहते हैं उसका. तो यहाँ पे भी they again supply fluorine in intermediate stage. तो 40% of these sales are being exported majorly, and rest 20% comes from industrial chemicals. And moreover, let's look at their key customers. So इनके key customers are people like Syngenta, players like Bayers, and again many other MNCs, right? तो काफ़ी MNCs को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं एक्सपोर्ट साइड ऑफ थिंग्स में, एंड ओवर हेयर टू दे कम्पीट विद SRF डोमेस्टिकली and with China. But in last 2 to 3 years they have launched close to 4 new products which are giving them good growth in this category. तो इस कैटेगरी में दो चीज़ें हैं. एक चीज़ अच्छी क्या है कि दिस कैटेगरी इज़ अ हायर मार्जिन प्रोडक्ट जो हम पहले ही जान चुके हैं, एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि यहाँ पे इनका सेल्स ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है. तो लास्ट डेकेड में इनका सेल्स कुछ 118 करोड़ से 381 करोड़ तक आया है इस सेगमेंट के अंदर. एंड मोर ओवर यहाँ पे क्या हमें इम्पॉर्टेंट है रियलाइज़ करना कि यहाँ पे भी जो एंड यूज़र एप्लीकेशन है एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में, दीज इंडस्ट्रीज आर नॉट टिपिकली अ वेरी सिक्लिकल इंडस्ट्री. तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में येस देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ सिक्लिकैलिटी जो हमें 2017 और 2018 में देखने को मिले थे कि यहाँ पे इनका सेल्स वर फ्लैट बिकॉज ग्लोबल लेवल पे मर्जर एंड एक्विजिशन चल रहा था. बट मोर ओवर इट हैज़ बीन अ सेक्युलर ट्रेंड कि लास्ट डेकेड में दे हैव नियरली मल्टीप्लाइड देयर सेल्स बाय 4x. सो गाइस दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल साइड ऑफ थिंग्स. Another very interesting development happened in this business in 2009 and 2013. तो UN gave them carbon credits. तो क्योंकि इनका R22 gas was being phased out, so they were given carbon credits to stop producing, और यहाँ तो उसका प्रोडक्शन कम करने के लिए they were given carbon credits. So basically इन carbon credits को यूज़ करके कंपनी ने CRAMS का बिजनेस स्टार्ट करा. CRAMS क्या है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज. अब CRAMS बिजनेस इज अ लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेस एज ऑल ऑफ अस नो, क्योंकि हमने सिंजीन की वीडियो में ऑलरेडी इस पर डिस्कशन करा था कि यहाँ पे 5 to 10 ईयर्स लग जाते हैं आपको बिजनेस को जेस्टेट करते करते. तो इन 2011 just to fast forward the process or just to do the foot in the door technique, company acquired Manchester Organics. तो मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स एक यूके बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नवीन फ्लोराइन ने एक्वायर करा था. तो एक बार यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या थी. तो मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स इज वर्किंग इन यूके एंड नवीन फ्लोराइन सेटअप अ कैपेसिटी ऑफ CRAMS इन देवास, दैट इज योर मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश में कैपेसिटी सेटअप करिए और CRAMS आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स यूके के अंदर है. तो यहाँ पे क्या पॉलिसी करी उन्होंने इस एक्विजिशन के साथ, जो वॉरेन बफेट बोल्टॉन्स के नाम से कहते हैं. तो बोल्टॉन्स आर बेसिकली द अक्वायरिंग द कैपेबिलिटीज विच यू डू नॉट हैव इन हाउस जस्ट टू शॉर्टन द प्रोसेस. तो मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स में इन्होंने क्या करा कि उसके अंदर 2 बिजनेसेस हैं. एक उसमें भी CRAMS का बिजनेस है, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का, और दूसरा बिजनेस जो मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स में है दैट इज योर कैटलॉग बिजनेस. तो क्योंकि मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स जब इन्होंने एक्वायर करा था तो उनके पास कुछ 8000 एलिमेंट्स थे या 8000 मॉलिक्यूल्स थे जो ऑलरेडी कैटलॉग में थे.
तो ये R&D करते हैं, R&D आउटफिट है जो काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करती है एंड काफ़ी सारे इनोवेटर फार्मा कंपनीज के साथ काम करती है. सो दिस वन एक्विजिशन opened doors for Navin Fluorine into a whole set of possibilities. क्योंकि एक एक्विजिशन से आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ गए. एक बार ही समझते हैं क्या हुआ. क्योंकि मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स काफ़ी सारे की फार्मा कंपनीज के साथ काम कर रहा था, तो जैसे ही उनका कोई मॉलिक्यूल R&D में आता था या फिर कोई भी मॉलिक्यूल में ड्रग डिस्कवरी होती थी, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नवीन फ्लोराइन को देवास फैसिलिटी में मिल रही थी. तो जो भी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 का हो रहा था, सो बेसिकली दैट मैन्युफैक्चरिंग वाज बीइंग आउटसोर्स टू नवीन. क्योंकि मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स से तो आपको एक वो मॉलिक्यूल मिल गया कैटलॉग बिजनेस के थ्रू, फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होएगी. तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स पास थी नहीं, तो दैट वाज बीइंग आउटसोर्स टू नवीन एट द देवास फैसिलिटी. सो दिस वाज अ ट्रू बोल्ट ऑन एक्विजिशन. जो वॉरेन बफेट कहते हैं कि बोल्ट ऑन एक्विजिशन वो होती है जो आप वो कैपेबिलिटी एक्वायर करते हैं जो आपके पास नहीं होती. So this is what Manchester Organics did. And at Devas facility they set up 3 production plants. तो फर्स्ट प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करा, फिर सेकंड सेटअप करा 2015-16 में, एंड अब 2020 में रिसेंटली थर्ड प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करा है जिसमें इन्होंने कुछ केपेक्स करा है 115 करोड़ का. एंड गाइस दिस इज द हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस दैट दे हैव. तो अगर हम वैल्यू चेन में देखेंगे फार्मास्यूटिकल्स की, तो नवीन इज एक्चुअली इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स. तो हमने जैसे सुवेन फार्मा में भी पढ़ा था, या फिर हम वैसे भी जान सकते हैं कि इंटरमीडिएट की मैन्युफैक्चरिंग में EBITDA margins are somewhere between 35 to 40%. So this is the highest value chain business for Navin Fluorine. So in the first part of the video, we talked about the metamorphosis. तो अगर हम metamorphosis देखें तो क्या हुआ है कि basically Navin Fluorine from a commoditized business, from a semi-commodity business of your like inorganic fluorides and refrigerant gases has ventured into high margin entry barrier business of specialty chemicals एंड योर क्रैम्स बिजनेस. तो एक बार यहाँ पे इनका देखते हैं टाइमलाइन क्या था. 1967 में दे वर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स एंड योर रेफ गैस. नाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स एंड क्रैम्स बिजनेस, जो इन्होंने 2011 में स्टार्ट करा था. सो गाइज यहाँ पे आइडली वी वुड गेट इनटू बिजनेस रिस्क एंड वैल्यूएशंस, बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, another very interesting development happened in this company because they have created multiple sources of optionalities for them. तो फिफ्थ प्रोडक्ट सेगमेंट भी इन्होंने रिसेंटली एंटर करा है बाय द नेम ऑफ हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट. तो हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में दे हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 7 years worth 2800 crores, जिसमें they will be doing a capex somewhere between 400 to 435 crores and they will be getting recurring revenues of 400 crores per year. एंड इस कॉन्ट्रैक्ट में दे हैव ऑल्सो डन डाउन साइड प्रोटेक्शन कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, सो दे विल बी एडिक्वेटली कंपनसेटेड फॉर द मार्जिन एज वेल एज द सेल्स दैट दे विल बी डूइंग. तो अगर हम इस कंपनी का बिजनेस डायरेक्शन देखें तो बिजनेस डायरेक्शन वाइज व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ हाई वैल्यू एडेड बिजनेस है स्पेशलिटी केमिकल्स, वहाँ पे भी कुछ 450 करोड़ का केपेक्स होने वाला है, कुड बी बिटवीन 300 to 400 करोड़, जो नेक्स्ट 1 या 2 years में हो सकता है एट द दहेज फैसिलिटी. सेकेंड केपेक्स जो इन्होंने रिसेंटली खत्म करा है देवास फैसिलिटी पे क्रैम्स का, दैट वाज फॉर 115 करोड़. तो वहाँ पे कुछ एसेट टर्न्स आर बिटवीन 2 to 2.5x. तो वहाँ से भी कुछ 230 to 270 करोड़ की सेल आ सकती है. एंड द थर्ड केपेक्स विच दे आर डूइंग इज फॉर द HPP प्रोडक्ट सेगमेंट, जहाँ पे ये 435 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं एंड नियरली 400 करोड़ की सेल आ सकती है. तो इन नेक्स्ट 3 to 4 years what can ideally happen is कि currently जो इनकी सेल्स है 1000 करोड़ के आसपास की, that can ideally double just because of the capex indicators. कि अगर 450 करोड़ के capex पे 1.5 times asset turn आ जाता है तो वहाँ पे कुछ 600-650 करोड़ की सेल आ सकती है. एंड कुछ मोर ओवर अगर जो इनका देवास फैसिलिटी अभी रिसेंटली एक कमर्शलाइज हुई है क्रैम्स की, तो वहाँ से भी कुछ 230 to 270 करोड़ की सेल आ सकती है. एंड हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से भी कुछ 400 करोड़ की सेल आ सकती है. दैट मेक्स इट अ ग्रैंड टोटल समवेयर बिटवीन 1000 to 1100 crores. So this is how it is metamorphosizing from a caterpillar to a beautiful butterfly. So this is what is happening in Naveen's journey.
Now coming to risk, because no business is without risk. So what are the sources of risk that are there in Navin Fluorine? So one of the biggest sources of risk is deferment of orders by the customers. So 2020 and 2019 में इनका CRAMS business went through a little slowdown because जो client था उसने ऑर्डर को ही डेफर कर दिया, क्योंकि क्लाइंट का ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन द पाइपलाइन की ड्रग कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है. तो अगर कोई ड्रग ही वो शेल्फ कर दे तो वहाँ पे इनका भी ऑर्डर कैंसिल होने का चांस हो सकता है. तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क की डेफरमेंट ऑफ ऑर्डर्स. सेकेंड रिस्क इज डेफरमेंट ऑफ केपेक्स. तो डेफरमेंट ऑफ केपेक्स में क्या हो सकता है, क्योंकि वी आर इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे रिसेशन का काफ़ी चांस है, तो केपेक्स भी डेफर हो सकते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट द बैलेंस शीट. एंड व्हाट इज द थर्ड सोर्स ऑफ रिस्क इन द बिजनेस? थर्ड सोर्स ऑफ रिस्क इज फायर का रिस्क, बिकॉज फ्लोरिनेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू. एक्सपर्टीज चाहिए, तो प्लांट के अंदर आग भी लग सकती है, एंड दिस कैन बी अ रिस्क फॉर द इंटायर केमिकल इंडस्ट्री एज पर से. So these are the 3 to 4 sources of risk for the company that are there. Now coming to the financials of the company, let's look at the balance sheet. So in the consolidated balance sheet, we can see that the company under the equity and liability side, company is nearly debt free. तो यहाँ पे हम करंट लाइबिलिटीज़ में डेट देखें तो कुछ 1.4 करोड़ का ही बोरोइंग है, वेराज नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में बोरोइंग का कोई हमें सेक्शन दिख नहीं रहा. In terms of equity, equity from 1072 crores has increased to 1412 crores. Now coming to the assets side of things, the property, plant and equipment has increased from 285 crores to 364 crores, and capital works in progress अभी कुछ 39 crores के आसपास का है. एंड अगर देखें बैलेंस शीट में तो वी कैन ऑल्सो फाइंड गुडविल ऑफ 88 करोड्स, एंड देर इज एन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट्स एंड जेवी वेंचर. तो इनका जॉइंट वेंचर भी है पिरामल के साथ, जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं. एंड अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च दैट टर्न्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर नवीन फ्लोराइन. So guys, with this we conclude the business analysis of Navin Fluorine, and in the description and the comment section we have also posted a valuation analysis of Navin Fluorine along with all the key financial ratios कि ROC क्या है इस कंपनी का, ROE क्या है, डेट बाय इक्विटी क्या है, वो सब हमने कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करा गया along with the infographics. So guys, before leaving, do let us know in the comment section कि नेक्स्ट कंपनी एनालिसिस आप APL अपोलो या गरवारे में से कौन सा देखना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही कंपनीज हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. Thank you for joining us. Hope to see you in the next stock analysis.